दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर ईवीएस की अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन, तो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। ये हमारी 11वीं लाइव क्लास है और आज जो हम बात करने वाले हैं ये हमारा अंतिम टॉपिक है। अगर आप अपना केवीएस का सिलेबस उठाओगे, आप सीटेट का सिलेबस उठाओगे, बिल्कुल वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक थिंग्स, और यहाँ पर उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। संभव है कि 2 से 3 वीडियो आपको और मिलेगा और उसके बाद आपका जो ईवीएस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है और जो आपका एक नेतृत्व की बात करते हैं, जो लीडरशिप वाला आपका टॉपिक दिया हुआ है 60 मार्क्स का, जिसे आप सीडीपी के नाम से भी जानते हो कि ईवीएस में, उसको हम यहाँ पर आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए एक बार, ये हमारे लिए पुनर्बलन का काम करता है। और कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने आपसे कहा हम सीटेट के बारे में बात करते हैं, तो सीटेट में अगर प्रीवियस पेपर्स को लेकर के बात की जाए तो कब कब कितने कितने सवाल पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केवीएस पीआरटी को लेकर के, जैसा कि मैंने बोला कि सिलेबस पूरी तरीके से आपका चेंज हुआ है। तो चेंज में क्या बोलें कि जो आपने सीटेट में पढ़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो है केवीएस में दिया हुआ है, केवीएस पीआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ें जो हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं विज्ञान को लेकर के, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जब अपना सिलेबस उठा करके देखोगे तो आपको विज्ञान अलग से कहीं नहीं दिया हुआ है केवीएस पीआरटी में। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल से नहीं भूलना है कि ईवीएस जो है वो आपका किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। वो आपका ईवीएस होता है, उसी में एसएसटी भी शामिल होता है और उसी में साइंस भी आपका शामिल होता है, क्योंकि ईवीएस एक आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, एक एकीकृत विषय है। तो ये बात याद रखिएगा कि विज्ञान के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछा जाएगा, ये बात जान लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि विज्ञान नहीं दिया हुआ है बट साइंस है इसमें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि आखिर विज्ञान किसे कहते हैं। तो इन्होंने बोला जो क्रमबद्ध होता है, जो सुव्यवस्थित होता है, जो सुसंगठित होता है, जो परीक्षण युक्त ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। एक क्रमबद्ध तरीके से कोई चीज़ बताई जा रही हो, वेल अरेंज्ड हो आपका, ठीक है। यहाँ पर सुव्यवस्थित हो, वेल मैनेज्ड आपकी चीज़ें देखने को मिले, जो आपका टेस्टिंग के बाद एक रिजल्ट निकल करके आता है, उसे आप साइंस कह देते हो। आपसे कहते हैं कि वर्तमान समय में विज्ञान जो है वो मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता, आप जानते हो कि एक बेसिक नीड के रूप में आपको साइंस देखने को मिलेगा। कहते हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसे हम सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज कर देते हैं मतलब जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम वस्तुओं का विभाजन करते हैं, या तो वो ठोस होगी, या तो द्रव होगी, या तो गैस होगी। कहते हैं कि कोई भी ज्ञान जो है वो अनुभव, परीक्षण, प्रयोग और तर्क के आधार पर ही जाने जाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि विज्ञान में कोई भी अगर एक निष्कर्ष निकल करके आता है तो उसमें अनुभव होता है, उसमें हमारा टेस्ट होता है, परीक्षण की बात करें, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें लॉजिक होता है, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकल करके सामने आता है। तो ये स्टेप्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक साइंटिफिक अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसे निकल करके आता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विज्ञान के आधार पर ही हम प्राचीन काल से ही पहिया बनाना, चौक द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना, कृषि करना इत्यादि जो है वो जानते हैं या फिर हम जानते आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हम मटेरियल की बात कर लेते हैं कि आखिर पदार्थ क्या होता है। इसमें कहते हैं कि विश्व की कोई भी वस्तु है वो एक निश्चित स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान अगर है तो उसे हम मैटर बोल देते हैं। जैसे आप अपनी बात कर लो, आप इस समय वीडियो देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना, देखना चाहिए, क्योंकि आप केवीए की तैयारी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हो, एक रेपिटेड जॉब के लिए आप जो है ऐसे में संघर्षरत हो, तो आप कहीं ना कहीं बैठे होगे, खड़े होगे, आप लेटे होगे, आप तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं कितना भी स्पेस आपने तो ऑक्यूपाई किया होगा ना, जगह घेरा होगा, और आपका कुछ मास, आपका द्रव्यमान, आपका वेट भी होगा। वेट है, द्रव्यमान है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में एक मैटर की तरीके से आपको कंसीडर या किसी भी वस्तु को कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर पदार्थों के आकार, आकृति और बनावट में अंतर होता है। आप भी जानते हो जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पदार्थ भी आपको मिलेगा। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, पत्थर की बात करें, बादल हैं, तारे हैं, पौधे, पशु हो गए, यहाँ तक कि पानी की बूंद, रेत के कण, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आ गई। फ्लोरा फौना से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, सब के सब क्या है, मैटर हैं।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से बांटा है। एक उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और उनकी जो केमिकल, उनका जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, उसके बेस पर इन्होंने दो भागों में जो है उसे डिवाइड किया हुआ है। पहले कहते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप और अभिलाक्षणिक गुण। क्या कुछ उनके ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी पदार्थ के बारे में अगर बात करते हैं, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे हम अपने शरीर को लेकर के बात करें तो आप भी जानते हो, है मिट्टी का शरीर है, बोलते ना मिट्टी में मिल जाना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पदार्थ के कण, पार्टिकल की अगर हम बात करें तो अत्यंत छोटे होते हैं और एक स्थिति में ये कण अपने छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब ये है कि कोई एक आपको ऐसे में लकड़ी दी जाए, है ना, हो सकता है आप उसको बीच से तोड़े, फिर यहाँ से तोड़ते जाएं आप उसे, ठीक है। ये भी एक मैटर है। जो इस समय आपके स्क्रीन पर एक लकड़ी आपको दिख रही है, लकड़ी सदृश दिख रही है जो, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस लकड़ी को लेकर के इस तरीके से, तो आप इसे क्या करते हो, डिवाइड करते जाते हो। एक समय ऐसा आएगा कि ये सबसे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और उससे आगे आप उसे छोटा नहीं कर सकते, उससे आगे आप उसे छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। आगे कहते हैं कि ये पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। उदाहरण स्वरूप जब हम चाय है, कॉफ़ी है, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में जो है वो समावेशित हो जाते हैं और ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से आपके घुल मिल जाते हैं, यूं कह लें आप। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों को समावेश के कारण, ये किस लिए होता है, समावेश के कारण हमें देखने को मिलता है। समावेश का मतलब ये है इंक्लूजन, मतलब क्या होता है, शामिल करना, इंक्लूड करना, ठीक है। तो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। देखिए ये सवाल मिला, डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो अलग अलग पदार्थों के कणों का अगर हम बात करें, वो खुद से अगर आपसे अपने आप से मिल रहे हैं, आप उसमें कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे आपने चीनी था, आप उसमें ला करके पानी चीनी आपने मिला दिया, बात समझ में आ रही है। अगर वो स्वतः ही मिल रहे हैं तो विसरण है, ऐसे में पदार्थों को गर्म करके विसरण जो है वो तेज़ हो जाता है। अगर आप उसे गर्म करते हैं तो और तेज़ी से डिफ्यूज़न का रेट होगा और ऐसे में उनका जो मिलना, जो एक सॉल्यूशन बनेगा, वो भी और तेज़ी से बनेगा। आगे कहते हैं तीसरे पॉइंट में कि पदार्थों के कण निरंतर जो है वो गतिशील होते हैं। आपने ब्राउनियन गति के बारे में भी सुना होगा, है ना, ब्राउनियन मोशन। एक सवाल आपके लिए, ब्राउनियन मोशन के आखिर जन्मदाता कौन है, या ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति की बात करते हैं तो ये किसने दिया, गूगल पे सर्च करिए, किसी से भी पूछिए, खुद जानते हैं तो जानिए, लेकिन जानते हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर ब्राउनी गति जो है वो किसने दिया। निरंतर गतिशील होते हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं कमेंट में, ठीक है। रोज़ हम कहीं ना कहीं एक सवाल आपको देते हैं जिसे आप कमेंट करिए। यहाँ पर पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, मतलब कहने का क्या है, वो गतिशील होते हैं तो गतिज ऊर्जा, भाई चलने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऐसी ऊर्जा जो हमें गति प्रदान करे वो गतिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आ रही है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है वो तेज़ हो जाती है, यानी तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी जो है वो क्या होगा, तो टेम्परेचर का जो है वो डायरेक्टली रिलेशन होगा किसके साथ में, काइनेटिक एनर्जी के साथ में। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर अगर आपका डिक्रीज़ हो रहा है, कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होगी, कम ही रहेगी। मतलब पदार्थ के कण जो है वो आपके कम स्पीड से गतिशील होंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बल क्या करता है, एक साथ में उनको जोड़े रखने का काम करता है। ये कहते हैं कि इस आकर्षण बल की जो सामर्थ्यता है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होती है। भाई कोई पदार्थ बहुत आसानी से टूट जाएगा, बात समझ में आ रही है। आप गुड़ या भेली ले लो, वो भी एक मैटर है, पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है, आप आसानी से हाथ से दबाओगे टूट जाएगा। वहीं आप एक पत्थर ले लो, टूटेगा, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आपको उस पर क्या करना होगा, प्रहार करना होगा तेजी से, तब टूटेगा वो। तो कहीं ना कहीं आपने ठोस के बारे में सुना है, आपने डेंसिटी सुना है कि आखिर घनत्व क्या होता है। ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जब हम सॉलिड के आपके डेंसिटी को लेकर के बात करते हैं वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के जो भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर छोटे छोटे जो आपके कण होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ना के बराबर होता है। वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कस के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा ऐसे में हमें देखने को मिलेगी। लिक्विड का उससे कम डेंसिटी या घनत्व होता है और आपका जो गैसियस चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको जो है
सबसे कम आपको डेंसिटी जो है वो देखने को मिलेगी। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठोस अवस्था है, द्रव है और गैस अवस्था है। कहीं ना कहीं इसके बारे में मैं आपको अभी अभी बता ही रहा था। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शेप एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन अगर उनका डेफिनिट है, डिफाइंड है, पहले से ही निश्चित है, तो वो सॉलिड होता है। ठीक है। इस अवस्था में बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब अगर आप बाहर से कोशिश करते हो तो उनका वो साइज़, उनका वो शेप, उनका वो वॉल्यूम बना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टूटता नहीं है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार जो है वो चेंज नहीं होता। ये दृढ़ होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपसे कहते हैं कि बर्फ़ हो गया, इसी में लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया इनका जो है, और ऐसे में ईंट भी दिया हुआ है। ये सारे के सारे किस में आपको देखने को मिलेंगे? ये सारे ठोस अवस्था वाले में आपको देखने को मिलेंगे। आपसे आगे क्या कहते हैं? द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, लेकिन इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। तो ऊपर वाले में आपने देखा आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आकार कोई डेफिनिट नहीं है, डिफाइंड नहीं है पहले से। इसमें जो वॉल्यूम है वो आपका निश्चित होगा। जिसे पात्र में रखा जाता है, वो जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार जो है ये ग्रहण कर लेता है। एक गिलास पानी था, समझिएगा, एक गिलास पानी था, वो यहाँ तक भरा हुआ था, आपने यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ था, द्रव अवस्था। फिर आपने एक कटोरा ले लिया ऐसे में, ठीक है, कटोरा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, कटोरा, और आपने इसमें डाल लिया, तो हो सकता है वो पानी यहीं तक आए। आपका बात समझ में आ रही है? तो जिस भी पात्र, या पात्र का मतलब होता है कोई बर्तन, ठीक है, बर्तन में आप डालोगे उसी का आकार ये ग्रहण कर लेगा। द्रवों में बहाव होता है, फ्लूइडिटी होती है इसमें, ये आकार इनका बदलता रहता है, ये दृढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं। और इनके उदाहरण में जल की बात की है, दूध की बात की है, तेल की बात की है, सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक एक पॉइंट को समझते चलिए, सारे के सारे बिंदु आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है। NCERT की किताबों से आपके नोट्स जो है वो आपके लिए तैयार करके कहीं ना कहीं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये सारी क्लासेस, ये सारे वीडियोस। गैसीय अवस्था की बात करें, गैसियस स्टेट, कहते हैं कि इस अवस्था में पदार्थों के आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है, ना तो आकार निश्चित है, ना तो आयतन निश्चित है। तो ठोस और गैस एक दूसरे के विपरीत है। उसमें आपका सब निश्चित था, इसमें आपके दोनों जो है वो अनिश्चित है। ठीक है। हवा की बात की जाए, हाइड्रोजन की बात की जाए, तो इसके उदाहरण में हमें देखने को मिलेंगे। ये कहते हैं कि जो जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, आप ठंडा करोगे कंडेंसेशन के बाद तो बर्फ़ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी तो ठोस आपका जब बर्फ़ बनेगा तो वो ठोस में चला गया आपका। जल तो जल है ही, गर्म करोगे तो भाप हो गया, यानी गैसियस स्टेट में भी चला गया। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं ठोस की अगर हम बात करें तो उसे आप बर्फ़ कह देते हो, द्रव में उसे आप वाटर या जल बोल देते हो, और गैस की बात करते हैं तो आपका वाटर वेपर हो जाता है। ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। आपसे कहते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये दाब और तापमान के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, वाटर था रखा हुआ एक नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान लीजिए, उसको आपने गर्म कर दिया। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो उबलने लगेगा। क्या वो वाटर वेपर में चेंज होगा? तो टेम्परेचर इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। आप दाब के द्वारा भी, जो बर्फ़ है, मान लीजिए बर्फ़ आपके सामने रखी थी, आपने उस पर प्रेशराइज़ किया, प्रेशर दिया, और धीरे धीरे वो बर्फ़ क्या हुई आपकी, कहीं ना कहीं द्रव अवस्था में चेंज होने लगी। तो ऐसे में दाब और ताप दोनों ही जो है डिसाइड करते हैं कि वो कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था आखिर किस अवस्था में होगा। ठीक है। बात आती है यहाँ पर एलिमेंट्स की, तत्व की। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में तत्व यानी एलिमेंट शब्द का जो है प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेट लवैजिए, ये है, इनका समय सीमा यहाँ पर लिखा हुआ है, ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को जो है बताया। उनके अनुसार तत्व जो है पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में आप बांट नहीं सकते हो। ध्यान दीजिएगा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा आप और जो है सरल पदार्थों में डिवाइड या फिर ऐसे में उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते। तत्वों को साधारणतः धातुओं की बात करें, अधातु की बात करें, उपधातु की बात करें, ठीक है, आपके अलग अलग मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, एलॉय की बात करते हैं, ऐसे में इनमें जो है हम उनका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। धातुएं प्रायः निम्न विशेषताओं या सभी कुछ को ऐसे में दर्शा रही होती हैं जो धातुएं होती हैं। क्या क्या लिखा है भाई, उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि चमकीली होती हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है,
आप देख पा रहे होंगे, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरीके से जो है हमें पीले रंग की भी हमें देखने को मिलेंगी। कहते हैं ये ताप की अगर हम बात करें और विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती हैं। ये भी अच्छी बात है, आप जानते हो। ये हम कहीं ना कहीं जब हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। ये प्रायः तन्य होती हैं। इनको जो है हम खींच करके इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तन्यता, डक्टिलिटी की बात करते हैं तो तन्य का मतलब यही होता है कि तार के रूप में इन्हें हम खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आघात वर्धनीयता लिखा हुआ है जिसे मलिएबिलिटी बोलते हैं। दोनों ही प्रॉपर्टीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तन्यता मतलब तार के रूप में खींचा जाना, और आघात वर्धनीयता यानी मलिएबिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब है कि इन्हें पीट करके महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिएगा। ये आपके प्रतिध्वनिपूर्ण इन्होंने बोला हुआ है होती हैं। सोने की बात करें, चांदी की बात करें, तांबे की बात करें, लोहा, आप देखिए ना, जो सोना होता है पीट पाट के जो है कान की बाली लंबा सा बना दिया, झुमका बना दिया, समझ रहे हैं आप? किसी भी तरीके से आप जो है उसे चादरों में ढाल सकते हो। उसे आप जो है क्या करते हैं, लोग चादरों के रूप में भी क्या होता है, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो सब यही काम करते हैं। ऐसे में गिलास बनवा लिया चादर में चेंज करके, गिलास है नहीं, प्लेट, कप प्लेट बनवा लिया चादर के रूप में ढाल करके। ठीक है, तो पोटेशियम ये सभी धातुओं के उदाहरण होते हैं। जो पारा है वो धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज़, पारा है जो मेटल है, धातु है, ये होते हुए भी, धातु होते हुए भी अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा। अधातुएं जो हैं उनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हमें मिलेंगी। अधातुओं की बात कर लेते हैं, विभिन्न रंग की होती हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला ये ताप और विद्युत की आपकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध है। वही चीज़ मलिएबिलिटी इनमें नहीं होती है। हाइड्रोजन की बात, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सभी ही हमारे नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स में हमें देखने को मिलेंगे। कुछ तत्व हैं धातु और अधातु के बीच की विशेषता को दर्शाते हैं। मेटलॉयड करके बोलते हैं इन्हें उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलॉयड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर उपधातु क्या होते हैं। तो उपधातु वो होते हैं जो धातु ना होते हैं सही तरीके से, ना तो अधातु होते हैं। वो दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को दर्शा रहे होते हैं। तो बात आती है कि आखिर इनमें से कौन कौन से हैं। तो इनमें सिलिकॉन की बात हो गई, जो एक आप सेमीकंडक्टर की तरीके से यूज़ में लेकर के आते हो। ठीक है, अर्धचालक के रूप में यूज़ में लेकर के आते हो। बोरॉन हो गया, इसमें जर्मेनियम हो गया। ये सारे किसके उदाहरण में मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे उपधातु जिसे हम मेटलॉयड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है यहाँ से आपने समझी। यहाँ पर बात दी हुई है कंपाउंड को लेकर के कि आखिर यौगिक क्या होता है। यौगिक की जब हम बात करते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, देखिए यहाँ पर जो रेशियो है वो पहले से फिक्स है। ठीक है, नियत मतलब प्री डिसाइडेड, पहले ही इतने अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो कोई यौगिक बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। होता ये है कि रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हुआ होता है। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जल क्या है? आपका एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की बात करें और हाइड्रोजन की, दोनों से मिल करके आपका जल जो है वो बना हुआ होता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है और हाइड्रोजन स्वयं जलता है। देखिए दोनों बातें हैं। अगर ऑक्सीजन ना होती इस एनवायरनमेंट में तो आप कभी भी माचिस की तीली नहीं जला सकते थे। ठीक है, कभी भी आग नहीं जलती अगर ऑक्सीजन ना होता। और हाइड्रोजन क्या करता है? स्वयं जलता है। लेकिन इन दोनों का यौगिक जो है वो आग को बुझाने का गुण रखता है। देख रहे हो महिमा? महिमा देख रहे हो? दोनों को आप मिला दीजिए, हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जो है वो किसी भी, ऑक्सीजन गैस जलने में, किसी के भी जलने में सहायता करता है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला देते हैं एक नियत अनुपात में, एक फिक्स रेशियो पहले से जो आपका होता है, कांस्टेंट रेशियो जो भी कह लो आप, ऐसे में तो वो आग बुझाने का काम करता है। आप देखिए जैसे मैंने बोला जल H2O, वो आपको पता है कि ये आपका क्या होता है? 2H2 + O2, यही होगा ना, ये 2H2O। मतलब हमें पता है कि जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन को लेकर के तो उसका इतना रेशियो होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, तभी हमारा जल जो जल है वो जा करके बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मिश्रण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो आखिर मिश्रण क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर अभी कौन कौन से हैं, निलंबन की बात करते हैं और बहुत सारे हैं आपके टॉपिक। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। आखिर ये जो आपका मिश्रण वाला टॉपिक क्या है, इसके आगे मिक्सचर को हम लेकर के आगे अपने वीडियो में बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि ब्राउनी गति आखिर किसने दी? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।